नमस्कार मेरे दोस्तों। अगर मैं आपको एक पेज में बिना कोई नियम रटे निविदा सिखा दूं, अगर बिना किसी नियम के आपको एक ही पेज में ज्ञापन, एक ही पेज में अर्धशासकीय पत्र, एक ही पेज में अधिसूचना करा दूं तो कैसा रहेगा? बहुत ही आनंद आ जाएगा, क्योंकि कितने सारे नियम हैं, कितने सारे पैटर्न हैं, कितने सारे फॉर्मेट हैं, इतना याद नहीं रहता। तो मत करिए याद, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हो ना, बिल्कुल एकदम सटीक पैटर्न आपके सामने पड़ा है। यह है निविदा सूचना का। कोई नियम याद नहीं करना है, आप तो इस पैटर्न को अपने दिमाग में बिठा लो। बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूं, इसके फिक्स लाइंस और इसका फिक्स पैटर्न, इसके अलावा कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारी जो 20 दिन की हिंदी कंपलसरी की जो सीरीज चल रही थी, उसके तहत आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हमारा टॉपिक है पत्र एवं प्रारूप लेखन। और पत्र एवं प्रारूप लेखन के तहत आज इस एक ही क्लास में हम पांचों प्रारूप देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निविदा से शुरू करेंगे। ये फॉर्मेट देखो आप, सिर्फ एक पेज का फॉर्मेट है। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले राजस्थान सरकार, आंख बंद करके राजस्थान सरकार लिख देना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लीजिए भारत सरकार का स्पेशली वहां पे दिया हुआ हो कि केंद्र सरकार के किसी फर्म को निविदा जारी करनी है, तो भारत सरकार लिख देना, ठीक है ना। बाकी आपको राजस्थान सरकार। उसके बाद नीचे आपने देखा कार्यालय का नाम लिखा हुआ है, जहां पे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय जयपुर, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार कार्यालय का नाम लिख देना है। चेंज क्या करना है? अगर कोई कार्यालय का नाम स्पेशली आपको दिया हुआ है कि आप ये कार्यालय है, तभी आपको वहां पे वो कार्यालय का नाम खाली बदल देना। बाकी आप चाहो तो इसी को लिख देना। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो ना, क्रमांक जिला शिक्षा अधिकारी, ये कैसे लिखा है? देखो, जो पूरा नाम होता है ना, उस पूरे नाम का सिर्फ पहला पहला अक्षर लिया जाता है। जैसे जिला है तो जिला का जी लिया, ये जी आ गया। शिक्षा का केवल सी लिया, ये सी आ गया। अधिकारी का केवल अ लिया, ये अ आ गया। उसके बाद क्या होता है? निविदा है ना, इसलिए ऑब्लिक करके ये निविदा लिख दिया। फिर ऑब्लिक करके अभी 17/2026 चल रहा है ना, इसलिए 2026 लिख दिया। और चूंकि कार्यालय से प्रतिदिन बहुत सारे लेटर निकलते हैं जो दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं और कहीं पर भेजे जाते हैं, तो रोज उनका क्रमांक लगा रहता है कि 2026 में पहला लेटर निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला। तो इस क्रम में ये कौन सा लेटर है, उसका क्रमांक यहां लिखा जाता है। और आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी आप कोई कार्यालय के अधिकारी नहीं हो, आपको किसी कार्यालय से लेटर जारी नहीं करना, आपको तो एक काल्पनिक लेटर लिखना है। तो आप अपने हिसाब से यहां पर कुछ भी लिख सकते हो। क्रमांक चाहो तो 1 लिखो, चाहो तो 5 लिखो, चाहो तो 50 लिखो, कुछ भी लिख दो। सेम इसी लाइन में यहां पे आपको लिखनी है दिनांक, और दिनांक लिख के आगे आपको देखो जो तारीख आप अपने हिसाब से लिखना चाहो वो लिख देना। कोई नंबर आपका नहीं काटेगा, पर पैटर्न जो है ना, तारीख लिखने का तरीका ये होना चाहिए। तारीख, उसके बाद जनवरी, फरवरी, जो भी महीने का नाम लिखो और पीछे उसका सन लगा दो। अभी फिलहाल आपका एग्जाम फरवरी में है, तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन की तारीख लिख के फरवरी 2026 कर देना, 2027, 2028, जो भी करो कर देना। पर पैटर्न ये होना चाहिए, आप तारीख ये मत लिख देना, जैसे मान लो 25 जनवरी 2026, ऐसे नहीं लिखनी है, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपका आधा काम तो हो गया। उसके जस्ट नीचे सेंटर में यहां पर आपको लिखना है निविदा सूचना, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर सके ना तो इस प्रकार लिखते हैं निविदा सूचना संख्या व वर्ष। तो निविदा सूचना संख्या में फिर वापस, ये तो हमने पत्र का क्रमांक लिखा है, क्योंकि पत्र में जैसे कभी ज्ञापन भी जाता है किसी कार्यालय से, कभी कार्यालय पत्र भी जाता है ना, कभी अधिसूचना भी जाती है, तो वो क्रमांक तो ये हो गया। लेकिन केवल निविदा का क्रमांक कौन सा है? क्योंकि किसी कार्यालय से बहुत सारी निविदा तो जारी नहीं होती, मुश्किल से साल में 1, 2, 3 निविदा जारी हो सकती है। तो वो निविदा का क्रमांक क्या है वो यहाँ लिखा जाता है, और फिर सत्र लिखा जाता है 24, 25, 25, 26, 26, 27, ऐसे आपको सत्र लिखना है। जैसे अभी 26 चल रहा है ना, तो ये पूरा सत्र जो है वो सत्र 25, 26 कहलाता है। तो आपको यहाँ 25, 26 लिखना है। अगर नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, इतना सा लिख दो। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके नीचे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न और है। बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि सर लाइन कहाँ छोड़नी है, तो लाइन कहाँ छोड़नी बता देता हूं। ये आपने लिखा और उसके जस्ट नीचे वाले पंक्ति में आपको ये लिख देना है। आपके भाई उसमें तो लाइन आती है ना आपकी कॉपी में, तो बोर्ड में, तो आप ध्यान रखना यहाँ दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं छोड़नी है। यहां पर एक लाइन छोड़ देना, आप यहां पर एक लाइन छोड़ना, क्योंकि वास्तविक पैटर्न जो है ना उसका ये रहेगा। एक पंक्ति छोड़ करके आप जो है यहाँ पे नीचे आपको लिखना है, ये पंक्ति खाली छोड़ देना। मैं यहाँ पे बना देता हूं, चलो ये खाली छोड़ो,
एक लाइन खाली छोड़ी, उसके नीचे वाले पूरी लाइन में आपको ये लिखना और बीच में ये गैप रखना। लेफ्ट साइड में आएगा क्रमांक और राइट साइड में आएगी दिनांक। उसके नीचे फिर एक लाइन खाली छोड़ना है, एक लाइन और खाली छोड़ो ये वाली, ठीक है। फिर उसके नीचे बिल्कुल सेंटर में आपको लिखना निविदा सूचना। ध्यान रखना यहां मैंने लाल पेन से लिखा, एक एक चीज क्लियर कर देता हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वास्तव में वहां लाल पेन से लिख के आ जाएंगे। वैसे लिखो तो कोई फांसी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें लाल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना, ध्यान देना। परीक्षा में लाल पेन का बिल्कुल वर्जित है प्रयोग। आपको चाहो तो ब्लैक पेन से लिख देना, काली पेन से लिख देना, चाहो तो ब्लू पेन से लिख करके उसे अंडरलाइन कर देना। ओके, अभी तक मैं मानता हूं शायद कोई डाउट नहीं रहेगा। ये सारी चीजें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रत्येक वीडियो में बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें ये करना चाहिए, सर ऐसा कर सकते हैं क्या, तो वो भी मैं सारा आपको साथ साथ में बता देता हूं। ये लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन खाली छोड़नी है, जहां जहां लाइन खाली छोड़नी है वहां मैं बिल्कुल देखो आज इस तरीके से बता देता हूं। और उसके बाद यहां से लिखना शुरू करो, और यहां से लिखना शुरू करो। ये जो मैंने ये जो कलर किया हुआ ना, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स लाइन से, ध्यान देना ये फिक्स लाइन है। उसके बाद क्या लिखा है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयपुर, ये हमारे कार्यालय का नाम है ना, इस कार्यालय ने ये निविदा जारी करी है। तो क्या लिखा है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयपुर द्वारा वर्ष 2026 की परीक्षाओं हेतु फर्नीचर मरम्मत कार्यों हेतु प्रतिष्ठित और पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ये पूरी फिक्स लाइन है, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ आपको ये बदलना है, ये आपको इतना सा बदलना है। बदलना क्या है, जो आपके परीक्षा में ऑफिस का नाम होगा, कार्यालय का नाम होगा, तो इसकी जगह वो लिख दो, और इसकी जगह वो लिख दो क्या कि आपको कौन सा काम करवाना है। ये तो मान लो परीक्षा के लिए अगर आ जाए कि आपको स्टेशनरी सामान मंगवाना है अपने कार्यालय के लिए, अगर आ जाए कि आपको अपने कार्यालय में कोई भवन का निर्माण करवाना है, तो फिर वो लिख देना। बाकी पूरा सेम रहेगा, कार्यों हेतु ये सेम रहेगा, प्रतिष्ठित और पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, ये फिक्स रहेगा। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में शुल्क जमा कराकर प्राप्त किए जा सकते हैं, ये फिक्स रहेगा। ये जो ब्लैक कलर में लिखी हुई लाइनें हैं ये फिक्स रहेगी। मैं एक बार जो भी मैंने लिखा है, जो लाइनें खींची है, उसको मैं मिटा देता हूं ताकि हमारा पैटर्न एकदम नीट और क्लीन दिखे, इसलिए मैं केवल इसे क्या कर देता हूं, केवल इसे मिटा दे। थोड़ा सा मिस्टेक हुई बच्चों, एक मिनट रुकिए। हाँ आ गया, चलो आ गया। अब देखो, तो अब क्या करना है, मैंने इसे मिटा दिया। अब आपको ध्यान देना है ये कि साफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक आप लिख चुके हो। अब आपके सामने एक ये टेबल है। एक बच्चे ने पूछा था कि क्या सर हमें निविदा को टेबल में लिखना पड़ता है या बॉक्स में लिखना पड़ता है या उसकी टेबल बनानी पड़ती है। तो निविदा को बॉक्स में तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखी भी नहीं जाती है निविदा बॉक्स में। बॉक्स मतलब कि आपने पूरा जैसे बॉक्स बना दिया, आपने जैसे पूरा ये बॉक्स बनाया और अब इसके अंदर निविदा लिखोगे, तो ये तो नहीं करना है। लेकिन निविदा में टेबल बनानी है, और वो टेबल कहां बनानी है, जहां हम सामग्री का विवरण लिखेंगे वहां पर आपको टेबल बनानी है। कैसे बनानी है टेबल, ये 5 कॉलम होते हैं, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ऐसे आपको 5 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। ये आपके 5 कॉलम हो गए, और उसके बाद आपको ये रो है, ये रो कहलाती हैं। जैसे ये 1 हो गई, हाँ ये 1 रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी रो हो गई। तो रो कितनी बनानी है, रो मतलब पंक्तियां कितनी बनानी है, तो जितनी सामग्री है उतनी पंक्तियां। भाई पहली पंक्ति तो फिक्स है, पहली पंक्ति में सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ पर आता है क्रम संख्या, इसी में पहला जो दूसरा कॉलम है इसमें आता है कार्य का विवरण, यानी जो जो कार्य आपको करवाना है वो यहाँ लिखा जाएगा। एक एक बात को ध्यान से समझ लेना। अनुमानित लागत में एक बच्चे ने पूछा था कि सर अनुमानित लागत और धरोहर राशि में मुझे फर्क समझ में नहीं आया, तो अभी समझा देता हूं, शानदार तरीके से समझ लेना बच्चों, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आपका भी अगर कोई डाउट है, कोई भी अगर आपका कमेंट रहता है ना, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कमेंट करिए। आप जो कमेंट करेंगे वो नेक्स्ट कमेंट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट शामिल करके उसको आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, इसलिए परीक्षा से पहले कंफ्यूजन नहीं रखना है। धरोहर राशि तो वो होती है बच्चों, जो ठेकेदार जिसको ये टेंडर मिलेगा ना, ये निविदा जिसको मिलेगी ना, उस ठेकेदार को इस कार्यालय को जमा करानी पड़ेगी, कुछ पैसा पहले जमा कराना पड़ेगा। पहले मतलब खुद को जमा कराना। क्यों जमा कराना, क्योंकि बाई चांस कल को अगर तुम समय पर ये सामग्री की आपूर्ति नहीं कर पाए ना, तो तुम्हारी वो राशि जब्त कर ली जाएगी। तो वो बंदा उसमें बंध जाता है कि भाई मुझे काम करके देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पैसा वापस नहीं मिलेगा मुझे। तो वो धरोहर राशि हुई।
अनुमानित अनुमानित लागत क्या होती है? लागत वो होती है कि इस कार्य के लिए कितने पैसे जो है वो लगेंगे। तो ये 2 लाख रुपए जो है ना, ये वो कार्यालय उस ठेकेदार को या उस निविदा कर्मी को देगा, मतलब जिसने ठेका लिया है ना, उस ठेके को मिलेगा। क्यों? सामान की सामग्री का ये मूल्य है, मतलब समझो आप। तो अब ये सामान की सामग्री के मूल्य के आधार पर ये धरोहर राशि होती है। और ये जो नेक्स्ट कॉलम है, ये है अवधि का, समय का। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो वो राशि है जो उसकी वास्तविक कीमत है। वास्तविक कीमत मतलब मूलधन प्लस उसका जो मतलब उसका जो लाभ है वो जोड़ करके ये उस हो गया कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अनुमानित है, ठीक है ना। तो एवरेज माना गया है 2 लाख रुपए, ये तो कीमत हो गई। और धरोहर राशि एक बार फिर से समझा देता हूं कि मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैंने मान लो कहीं एप्लीकेशन, कहीं से जब टेंडर निकला, निविदा, तो वहां पे मैंने भी अपना फॉर्म भर दिया कि भाई मैं भी एक फर्म हूं और हमारे यहाँ पर हम कुर्सियां रखते हैं, हमारे कुर्सियों का बहुत बड़ा जो है एक बिजनेस है और हम भी कुर्सियां सप्लाई करते हैं। बाई चांस मुझे अगर वो ऑर्डर मिल गया कि चलो भाई आप हमारे कार्यालय में कुर्सियां जमा करा देना, तो मुझे 2 लाख और आसपास का पैसा मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा? जब मैं ये सामग्री उसे दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे 4,000 रुपए पहले खुद को जमा कराने पड़ेंगे धरोहर के रूप में। वो उस कार्यालय में रहेंगे जब तक कि मैं ये सामग्री जो है वो दे नहीं देता। और मुझे 1 महीने के अंदर ये काम करना है, इसलिए यहाँ पे अवधि लिखी जाती है। तो समझ में आया? दूसरा हमने देखा यहाँ पे 2 3 4 इतना क्यों लिखते हैं, या फिर हमने 2 ही क्यों लिखे? तो यहाँ पे 2 नहीं, आप 3 कॉलम बना सकते, लाइन बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। जितनी सामग्री है, जितना काम करवाना है उतना बना सकते हैं। अगर प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है कि आपको ये एक काम कराना है, तो आपको केवल ये एक ही लिखना है। अगर आपको कहा जाए कि कार्यालय में ये और ये और ये काम कराना है, तो जो जो काम कराना है उसके हिसाब से हमारा ये बढ़ जाएगा। हमारा एक काम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अगर कोई है तो नीचे चले जाओ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 काम है। एक तो है लकड़ी की कुर्सियों की मरम्मत करनी है और लोहे की टेबल की वेल्डिंग करनी है। उसकी अनुमानित लागत ये हो गई। तो लागत जैसे बढ़ी, उसकी धरोहर भी बढ़ गई, ठीक है। आपको 1 लाख पे 2,000 मान लेना है। अगर आप 1 लाख रुपए अगर यहाँ अनुमानित लागत रखते हो, तो उसकी धरोहर राशि कितनी हो गई भाई? 2,000 रुपए हो गई। 1 लाख पर 2,000, 2 लाख पे 4,000, 3 लाख पे 6,000, 4 लाख पे 8,000, तो 1 लाख पे 2,000 मान लेना। अगर आपका अनुमानित लागत 2 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए है, तो धरोहर राशि हो गई 2,000 रुपए, ठीक है। 20% के हिसाब से मान लेना। और यहां पे समय लिखा जाता है, आप चाहो तो 15 दिन लिखो, आप चाहो तो 1 महीना लिखो। इसके बाद फिर शर्तें लिखी जाती है निविदा में। ये चीज ध्यान रखना, निविदा में शर्तें लिखी जाती है। क्या शर्त है? कि एक तो पहली शर्त तो यह कि निविदा सशर्त स्वीकार नहीं होगी। कोई भी निविदा कर्मी जो है वो कार्यालय को अपनी शर्त नहीं रखेगा कि मेरी ये शर्त रहेगी, कोई शर्त नहीं। दूसरा है बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा। ये फिक्स है, ये शर्तें फिक्स है, आप इसको याद कर लो अच्छी तरह से। न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा। बस ये 3 आपको क्या लिखनी है, इसकी शर्तें लिख देनी है। और फिर क्या करना है? फिर आपको नीचे यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है। हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर। हो गई ना निविदा? एक पेज में एक बार फिर से आप थोड़ा सा इस पर नजर मार लो। ये है आपकी निविदा, सिर्फ एक पेज में। और थोड़ा छोटा कर देता हूं, सिर्फ एक पेज में आप ध्यान से इसे अच्छी तरह से देख लो इसे। और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतना सा आपको याद करना है। आगे बढ़ता हूं मैं और दूसरे पेज पे चलते हैं बच्चों। और दूसरे पेज पे है हमारा विज्ञप्ति। ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अब ये जो विज्ञप्ति है ना, इसे भी हम वापस देख लेते हैं बिल्कुल सटीक और सही तरीके से। आपके सामने सब कुछ क्लियर है। सिर्फ एक पेज में विज्ञप्ति, सबसे इजी प्रारूप है विज्ञप्ति। क्या करना है इसमें? सबसे पहले इसमें भी आप चाहो तो यहां लिखो राजस्थान सरकार। ये तो सभी में लिखना है आपको, ठीक है ना। ये सेंटर में सबसे ऊपर आपको लिखना है राजस्थान सरकार, आपने लिख दिया। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको कार्यालय का नाम लिखना है। जैसे हमने वहां जिला शिक्षा अधिकारी लिखा था, या हमने बोर्ड का लिखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। बोर्ड ने अपनी आगामी परीक्षा तिथियों में मान लो कोई परिवर्तन किया है, या परीक्षा तिथियों की घोषणा करी है, या सप्लीमेंट्री परीक्षा की तिथियों की घोषणा करी है, या बोर्ड ने कोई भी डिसीजन जो होता है अपना, वो आम जनता तक पहुंचना होता है, तो उसके लिए विज्ञप्ति जारी होती है। तो देखो राजस्थान सरकार लिखा, और उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है जिला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। फिर एक लाइन छोड़ दो। ये प्रारूप सभी में सेम रहता है, यहां से लेके यहां तक का प्रारूप सभी में सेम रहता है,
इसलिए एक काम तो आपका इजी हो गया कि आपको ऊपर की जो 4 लाइनें हैं वो सब में फिक्स है। तो राजस्थान सरकार कार्यालय का नाम, एक लाइन छोड़ दो, ये वाली लाइन खाली गई। उसके बाद फिर आएगा क्रमांक और दिनांक। इसमें भी क्रमांक कैसे लिखते हैं, आप चाहो यह माध्यमिक नहीं लिखा और बिना डॉट के लिखना, आप मा सी बो, ठीक है, इतना लिख दिया। फिर उसके बाद विज्ञप्ति है ना, ये विज्ञप्ति लिख दी। निविदा थी तो हमने निविदा लिखा था, विज्ञप्ति है तो यह विज्ञप्ति लिख दिया। फिर उसके बाद सत्र लिख दिया और फिर यही वापस वही क्रमांक 501, 201, 101, 01, 02, 05 कुछ भी लिखो। और इसी लाइन में हमें तारीख लिखनी है। हमने एक ही सब पैटर्न में एक ही तारीख लिखी है, फिक्स रखी है 25 जनवरी। आप अपने एग्जाम के हिसाब से तारीख लिख दो, ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। फिर एक लाइन खाली छोड़नी है, ये वाली लाइन खाली छोड़ दीजिए और वहां हमने निविदा लिखा था ना, निविदा लिखा था, हम यहाँ पे लिखेंगे विज्ञप्ति, ठीक है। फिर से वापस रेड पेन का यूज नहीं करना है और उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ करके अब यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। अब क्या लिखना है, सबसे पहले विषय आएगा। विषय में जो विषय है यहां लिखा है कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि परिवर्तन बाबत। मान लीजिए परीक्षा प्रायोगिक प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तिथि बोर्ड ने चेंज करी तो यहां पे लिख दिया। और कोई काम हो तो वो यहां लिखना है, जो कार्य जिस काम के लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है वो आपको यहां लिखना है। उसके बाद लिखना, एक लाइन छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं भी छोड़ो तो चलेगा, कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अब यहां तो फिक्स है, ठीक है ना, ये शुरुआत फिक्स लाइन है, ध्यान देना। सिर्फ आपको ये आगे वाली चेंज करनी, जो काम है वो आपको यहां लिखना है। यहां तो हमारा काम वही है, प्रैक्टिकल एग्जाम की तिथि कि कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाएं जो दिनांक 15 फरवरी 2026 से प्रस्तावित थी, अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। अब आगामी तारीख देनी पड़ेगी। तो देखो, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अब ये परीक्षाएं दिनांक 20 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित की जाएगी। विस्तृत समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। केवल तारीख का आपको बदलना है, बाकी जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, काले कलर में जो लिखा है ना, वो बच्चों फिक्स है। ये फिक्स लाइन याद कर लो, ये फिक्स पैटर्न याद कर लो, कोई नियम याद नहीं करना, पूरे में से पूरे नंबर। आगे देखो फिर क्या है यहाँ पे, और अंत में हस्ताक्षर सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसे, मैं रिप्लाई दूंगा आपको। पर आपको भी एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, आपको हमारे इस वीडियो को हाइप करना पड़ेगा। हाइप का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, इसलिए प्लीज 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 वीडियो को हाइप कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही क्लासें लाता रहूंगा। मैं आपके लिए इसी प्रकार की लाइव क्लासें हमारी चलती है, सुबह चलती है, शाम को चलती है। मैं हर सब्जेक्ट आपका, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा। पर आप क्लास को लाइक कर दीजिए। हमने सीरीज चला रखी है, हिंदी कंपलसरी की हमारी 20 दिन की सीरीज के तहत हम डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। इंग्लिश कंपलसरी की हमारी ऐसे ही सीरीज में हम डे बाय डे हर टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे हर सब्जेक्ट्स की सीरीज है। आप कहोगे तो मैं आपको बिल्कुल टाइम टेबल बता दूंगा किस तरीके से आपको ये 10, 12, 15 दिन जो बचे हैं इसमें आपको अपना कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन करना है। मैं आपको रोड मैप बता दूंगा, मैं आपको परीक्षा में लिखने के टिप्स दे दूंगा, परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दूंगा, बेस्ट कॉपीज कैसे लिखनी है वो बता दूंगा, टॉपर कैसे बनना है वो बता दूंगा। पर आपको थोड़ा सा काम करना है, इस वीडियो को हाइप करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे पैटर्न में। मैंने पहले कहा था कि हमारा ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम पढ़ने वाले हैं पत्र एवं प्रारूप लेखन। हमारे 5 प्रारूप हैं, 2 प्रारूप हमने अब तक पढ़ लिए हैं और ये है हमारा तीसरा प्रारूप। तीसरे प्रारूप में हम देखने वाले हैं अर्धशासकीय पत्र। कैसे है अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं, एक बार फिर से वापस वही तरीका, सबसे ऊपर राजस्थान सरकार और उसके बाद नीचे विभाग का नाम आता है, हमने लिख दिया विभाग का नाम। ये 2 काम करने हैं। अब ये जो अर्धशासकीय पत्र है ना, ये थोड़ा सा बाकी प्रारूपों से भिन्न है, ये दूसरे प्रारूपों जैसा नहीं है। क्या फर्क है इसमें, ये फर्क है कि यहां पर जो है ना, सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं क्रमांक और उधर लिखते हैं हम दिनांक। तो अब क्रमांक और दिनांक दोनों एक ही साइड में आ जाएंगे, लेकिन वो भी अलग तरीके से। यहां पे जो अधिकारी, एक्चुअली अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, इसे अर्धशासकीय कहते हैं, इसे अर्ध सरकारी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काम तो सरकारी होता है, लेकिन जो अधिकारी अपने समकक्ष किसी दूसरे अधिकारी को पत्र जो लिखता है ना, वो व्यक्तिगत भाव के साथ लिखता है।
वो सरकारी अधिकारी के तौर पर नहीं लिखता है, इसीलिए वो अपना थोड़ा सा व्यक्तिगत पुट उसमें डालेगा। तो सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगा, उसके बाद केवल वो अपना पद लिखेगा, इतना सा लिखेगा। और ये लिखने के बाद सीधा इस तरफ जाएंगे तो यहां पे जो अधिकारी अपना नाम और अपना पद लिख रहा है ना, वही एक लाइन आपको यहां जोड़नी है, इसको थोड़ा सा नीचे लाना है। वो अपना जो कार्यालय है ना, कार्यालय लिखेगा, वो अपना कार्यालय का नाम लिखेगा, ठीक है, मतलब वो किस पोस्ट पर है, वो कार्यालय क्या है वो लिखेगा। उसके जस्ट नीचे दिनांक लिखी जाएगी और उसके जस्ट नीचे अर्धशासकीय पत्र का क्रमांक लिखा जाएगा। अब इसमें पत्र का क्रमांक यहां और डेट यहां नहीं आती है, बस अर्धशासकीय पत्र में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहां पे परिवर्तन हुआ है, ये फिक्स पैटर्न है। उसके जस्ट नीचे जिस अधिकारी को अब लिखा, ये तो है लिखने वाला, ये तो है जो लिख रहा है, ध्यान देना, लिखने वाला, और ये है जिसको लिखा जा रहा है, ये है ना जिसको लिखा जा रहा है, उसको संबोधित करते हुए प्रिय श्री शर्मा जी। ध्यान देना, यहां पे सर नहीं लिखा जाएगा, यहां पे श्रीमान जी नहीं लिखा जाएगा, यहां पे डायरेक्ट नाम भी नहीं लिखा जाएगा, उपनाम लिखा जाता है, उपनाम, जैसे प्रिय श्री शर्मा जी, प्रिय श्री वर्मा जी। इतना लिखने के बाद में विषय लिखेंगे बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में, और फिर डायरेक्ट यहां पे देखो लिखा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, आपको ये इतना लिखना है, ज्यादा चीजें नहीं लिखनी, कम से कम शब्दों में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, लिखना है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि आपके विभाग द्वारा बजट घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री महोदय इस विषय में अत्यंत गंभीर हैं, अतः मैं आपका ध्यान इस ओर व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। कृपया 3 दिवस के भीतर रिपोर्ट भिजवाने की व्यवस्था करावें। ये भाई देखो, इसमें तो टॉपिक चेंज हो सकता है केवल आपका, लेकिन प्रारूप यही रहेगा, जो पैटर्न है वो यही रहेगा, जो फिक्स लाइंस है वो यही रहेगी। ओके, इसके बाद शुभकामनाओं सहित आपका सद्भावी और नाम, जो लिखने वाला है ना उसका ये, और जिसको लिखा जा रहा है उसका पता अब यहां लिखा जाएगा, सेवा में श्री आर के शर्मा, निदेशक चिकित्सा विभाग जयपुर। जिसको लिखा जा रहा है उसका लास्ट में, ये सबसे भिन्न पैटर्न है, सबसे अलग पैटर्न है कि भाई हम सबसे पहले जिसको लिखते हैं उसको संबोधित करते हैं, लेकिन इसमें सबसे लास्ट में उसको संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका अर्धशासकीय पत्र। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं यही हूं, मैं आप कहोगे तो एक एक प्रारूप को दोबारा से बता दूंगा, पर आप मुझे कमेंट कर देना। ये है हमारा चौथा प्रारूप बच्चों, आराम से ध्यान से समझ लेना। फिर से वापस वही पैटर्न, फिर से वापस वही हमारा जो लिखने का डेट क्रमांक लिखने का तरीका है। सबसे पहले लिखेंगे राजस्थान सरकार, फिर अपने विभाग का नाम लिख दिया, जो भी विभाग है यहां लिखा हुआ है, जरूर नहीं कि यही विभाग लिखना है, जिस विभाग की तरफ से जो है वो अधिसूचना जारी हो रही है वो विभाग का नाम लिखना। आप चाहो तो शिक्षा विभाग लिख दो, सबसे इजी है शिक्षा विभाग लिख दो आप, क्योंकि इजी रहेगा ना, आप पढ़ते हो तो। उसके बाद यहाँ पे क्रमांक आ गया, जैसा हर पत्र का प्रारूप का हमारा क्रमांक होता है, और ये आपने क्रमांक लिख दिया। इधर आपकी दिनांक आएगी, आप दिनांक लिख दीजिए। और ये पत्र क्रमांक अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, आप सीधा डायरेक्ट ये लिख देंगे ना, केवल मान लीजिए आपने 01 लिख दिया, चल जाएगा आपका काम, पूरे में से पूरे नंबर, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के, ये लाइन छोड़ देना, एक लाइन यहाँ छोड़ी, एक लाइन यहाँ छोड़ी, हमने लिखा यहाँ अधिसूचना। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखना सीधा सीधा, ये फिक्स है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फिक्स लाइन है। फिर आगे ये लिखना है, और ये इसके अंतर्गत ये आदेश जारी किया जाता है बोर्ड परीक्षा में, लिख दीजिए, पूरा का पूरा लिख दीजिए। आप चाहो तो सेम यही लिख दीजिए, याद कर लो, यही लिख देना परीक्षा में। उसके बाद ये तुरंत प्रभाव से लागू और दिनांक इतने इतने तक रहेगा, और अंत में यहाँ पे लिखना है राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, और हस्ताक्षर आएंगे अधिकारी के। अभी तक हमने 4 प्रारूप किए हैं, 3 प्रारूपों में जो लिखने वाला अधिकारी है वो यहाँ पर हस्ताक्षर करता है, और केवल अर्धशासकीय पत्र में हस्ताक्षर यहाँ पे नहीं होते हैं। लास्ट में जिस अधिकारी को लिखा जाता है उसको यहाँ पे संबोधित किया जाता है, ठीक है ना, बाकी सब में हस्ताक्षर यहीं पर होते हैं। अब देखो नेक्स्ट लास्ट हमारा जो एक प्रारूप बचा है, और वो प्रारूप है बच्चों आपका ज्ञापन। बहुत ही इजी टॉपिक, सबसे इजी। क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है फिर से राजस्थान सरकार, फिर से कार्यालय का नाम हमने लिख दिया, फिर एक लाइन खाली छोड़ दी, उसके बाद हमने क्रमांक लिख दिया, हमने दिनांक लिख दी, फिर एक लाइन खाली छोड़ दी, और हमने ज्ञापन लिख दिया, और फिर एक लाइन खाली छोड़ दी। उसके बाद आपने विषय लिख दिया, विषय जो है वो विषय लिख दीजिए। अगर चुनावी कार्य है तो चुनावी कार्य, अगर बोर्ड का कार्य है तो बोर्ड का कार्य, अगर और कोई कार्य है तो और कोई कार्य, वो यहाँ लिखा जाता है। और उपयुक्त विषय अंतर्गत श्री दिस आदमी को सूचित किया जाता है कि ये आपको पूरा का पूरा लिख दीजिए, कार्य में लापरवाही, अतः उन्हें निर्देशित किया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ शासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी।
और अंत में आपको क्या करना है, यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिए और यहाँ पे प्रतिलिपि, इसमें प्रतिलिपि भेजने का प्रावधान है। तो प्रतिलिपि किस किस को, एक तो संबंधित जिसको भेजा लिखा जा रहा है और एक रक्षित पत्रावली। ये है आपके 5 प्रारूप, ये है 5 प्रारूप। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको छोटा करता हूं। चलिए सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ एक पेज में आपका एक प्रारूप कंप्लीट। तो देखो हमने 5 प्रारूप किए हैं और हमारी ये थर्ड डे की जो सीरीज है हमारी 20 दिन की, इस थर्ड डे को कंप्लीट कर दिया। एक विशेष बात ये बताना चाहता हूं कि कल जो हमारी सेकंड डे की जो सीरीज का जो सेकंड डे जो था, उसमें हमें अलंकार और पारिभाषिक शब्दावली करनी थी। लाइट डिस्टर्ब होने की वजह से हमने केवल पारिभाषिक शब्दावली ही कर पाए थे, अलंकार वाला टॉपिक उसका बाकी रह गया है। तो वो वीडियो भी मैं आज ही डालूंगा, ठीक है ना। उसका आधा भाग, पहला भाग कल पढ़ चुके हैं आप लोग। अगर नहीं पढ़ा और कुछ बच्चे नए आए ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पर क्लिक करके आप बिल्कुल डे बाय डे अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए। और अगर आपने पढ़ ली है तो सेकंड पार्ट आज ही डालूंगा, उसे पढ़ लेना अच्छी तरह से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ये बताना मुझे जरूरी कि क्लास कैसी लगी, क्या वास्तव में ये क्लास सही आपको पसंद आ रही है। और अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हो तो सुबह 6:30 बजे हमारी लाइव क्लास लगती है, रोज 6:30 बजे, है ना। ये हमारी प्रत्येक दिन की क्लास रहती है और शाम को हमारी 8 बजे की क्लास रहती है। आप लोग बिल्कुल स्वागत है, आइए और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।